हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल ऐसे समझो कि हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ लिया और फिलोसफिकल लॉ स्कूल पढ़ लिया। नेचुरल लॉ स्कूल बोलता है देयर आर सर्टेन इम्यूटेबल ट्रूथ्स जो कभी नहीं बदलते, और जो फिलोसफिकल स्कूल जो नेचुरल लॉ स्कूल का पार्ट है वो बोलता है कि लॉ का क्या पर्पस होना चाहिए। लॉ का जो पर्पस होगा उस बेसिस पे हम लॉज बनाएंगे, उसके हिसाब से हम लॉज बनाएंगे और वो पर्पस फुलफिल करेंगे। तो बेसिकली नेचुरल लॉ स्कूल का कहना है कि अपने अंदर एक मोरालिटी होती है जो अपने को पर्पस बताती है और उसके बेसिस पे ही लॉ बनते हैं, और वो मोरालिटी सेम होती है, कभी नहीं बदलती। ठीक है, तो जब लॉ की स्टडी नेचुरल लॉ स्कूल वाले फिलोसफर करते हैं तो वो ये मोरालिटी की बात ज़्यादा करते हैं, पर्पस की बात ज़्यादा करते हैं। लेकिन एनालिटिकल स्कूल के एकदम ही अलग अप्रोच है। एनालिटिकल स्कूल की अप्रोच है ये लॉ है, ये क्या बोलता है, बस वही हमको डिस्कस करना है। तो एनालिटिकल लॉ स्कूल को मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ जो है सो है स्कूल। एनालिटिकल स्कूल की अप्रोच एक स्टेप अवे थी फ्रॉम ए प्रायरा अप्रोच। ए प्रायरा अप्रोच क्या होती है कि कुछ नॉलेज होती है जो हम बिना एक्सपीरियंस के भी गेन कर सकते हैं। वो नॉलेज बेसिकली नेचुरल लॉ स्कूल में मॉरल्स और जो इंटरनल कंपास होता है अपना अच्छे और बुरे में पहचान करने वाला, उसकी बात करता है कि सब में ये एक इंटरनल मॉरल कंपास होता है, ऐसा नेचुरल लॉ स्कूल का मानना है। लेकिन एनालिटिकल स्कूल ने इस अप्रोच को कर दिया रिजेक्ट। क्यों कर दिया? क्योंकि एनालिटिकल स्कूल बोलता है कि मॉरल्स कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होते और मॉरल्स बदलते रहते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी, आदमी टू आदमी, कल्चर टू कल्चर। लेकिन लॉ को ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा लॉ सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। लॉ ऐसे नहीं हो सकता कि किसी आदमी के हिसाब से कुछ लॉ है, किसी आदमी के हिसाब से कुछ लॉ है। लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए, एट अ टाइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और अगर मॉरल्स डाल देंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंदर ही तो फिर कैसे रहेगी लॉ की डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव। एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है। पॉजिटिव स्कूल क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है। पॉजिटिविज्म एक पॉजिटम करके वर्ड है, उससे आया था, और पॉजिटम का मतलब है एज इट इज़। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल स्कूल का मेरे हिसाब से नाम है जो है सो है स्कूल। मतलब पॉजिटिव स्कूल जो कि एनालिटिकल स्कूल का दूसरा नाम है, वो लॉ की स्टडी करेगा एज लॉ इट इज़। मतलब जैसा लॉ अभी है उसके हिसाब से स्टडी करेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कि कहाँ से आया, क्यों आया, यही आना चाहिए था लॉ की कुछ और होना चाहिए था, लॉ क्या होना चाहिए। ये एनालिटिकल स्कूल नहीं कंसर्न करता खुद को इस क्वेश्चन से कि लॉ क्या होना चाहिए। पॉजिटिविज्म जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ की थी ऑगस्ट कॉम्ते ने। ऑगस्ट कॉम्ते सोशियोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं, ये बस ऐसे ही पॉजिटिविज्म से इनका रिलेशन था इसलिए बता दिया। फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इनको बोलते हैं। पॉजिटिविज्म का बेसिकली ये कहना है कि लॉ जो होती है ना वो सारी कमांड्स होती हैं। इसीलिए एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी बोला जाता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है टाइप ऑफ अर्जेंट कमांड। तो पॉजिटिविज्म के हिसाब से सारे लॉ कमांड होते हैं। एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट्स कैन बी डन विदाउट इन्वॉल्विंग सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और मॉरल एस्पेक्ट्स। जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एनालिटिकल स्कूल की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है उसमें सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, मॉरल एस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ लॉ को लॉ की तरह ही डिस्कस करते हैं, दूसरी चीज़ों से नहीं जोड़ते। उसके बाद लॉ लेड डाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ दैट इज ऑट टू बी। मतलब कानून क्या होना चाहिए था इन एन आइडियल वर्ल्ड। एनालिटिकल स्कूल को इससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है कि अभी क्या कानून है। समझे? एनालिटिकल स्कूल के मेन प्रोपोनेंट्स ये सारे थे, लेकिन हम ये सारे डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये चार ही डिस्कस करेंगे, बेंथम, ऑस्टिन, हार्ट और केल्सन। तो बेंथम और ऑस्टिन की अगर बात करें तो ऑस्टिन तो फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल माने जाते हैं और इनको इतनी इज्जत दी जाती है एनालिटिकल स्कूल में कि एनालिटिकल स्कूल को कई बार ऑस्टेनियन स्कूल भी बोला जाता है। तो ये मेन प्रोपोनेंट है। लेकिन काफ़ी जूरिस्ट का ऐसा कहना है कि बेंथम से ऑस्टिन ने काफ़ी कुछ लिया है इन थ्योरी। मतलब बेंथम से मिलती जुलती काफ़ी थ्योरीज थी ऑस्टिन की, बस ऑस्टिन ज़्यादा फेमस हो गए। एक्चुअली बेंथम मेन थे जिन्होंने एनालिटिकल स्कूल की नींव रखी। लेकिन फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल का क्वेश्चन आए तो आप क्या आंसर करके आओगे? ऑस्टिन ही करके आओगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एच.एल.ए. हार्ट। ऑस्टिन और बेंथम का क्या था, ये नेचुरल लॉ स्कूल के एकदम ही अगेंस्ट थे। मॉरल्स को इन्होंने अपनी थ्योरीज में कोई जगह दी नहीं। इन्होंने बोला कि मॉरल्स का मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि एग्जिस्टेंस ही डिनाई कर दी, मॉरल्स जैसी चीज़ को ये मानते थे, लेकिन ये मानते थे कि लॉ में उसकी कोई जगह नहीं है। एच.एल.ए. हार्ट जो ऑस्टिन और बेंथम के काफ़ी टाइम बाद आए, उन्होंने मॉरल्स को भी एक कंसिडरेशन दी अपनी थ्योरीज में और उसको भी इंक्लूड करने का ट्राई किया अपनी थ्योरीज के अंदर, लेकिन उन्होंने भी
मॉरल्स को असेंशियल नहीं बताया कि लॉ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली, लेकिन उन्होंने रिकॉग्नाइज मॉरल को थोड़ा बेटर करा ऑस्टिन और बेंथम से, हम थ्योरी में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी। इनकी थ्योरी थोड़ी अलग थी, सबसे ही थोड़ी अलग थी, लेकिन ये भी पॉजिटिव स्कूल के ही प्रोपोनेंट माने जाते हैं। तो गाइज ऑस्टिन से चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार। देखो कितनी स्मूथली पढ़ा रहा हूँ, ऐसे स्मूथली पूरा एनालिटिकल स्कूल ऐसे शू शू एकदम हो जाएगा कंप्लीट। ये इंसान जो आप देख रहे हैं ये हैं जॉन ऑस्टिन। ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे और इनको फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी इनको बोला जाता है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश हिंदी वाला इंग्लिश नहीं, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स को इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश पीपल, उस हिसाब से। तो मतलब वहाँ इंग्लैंड साइड में इनको फाउंडर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है और एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर तो ये हैं ही, ठीक है। अब इनके दो फेमस वर्क है, प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये याद कर लेना, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड अनाप शनाप बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको नींद में पता होना चाहिए। मैं आपको नींद में उठा के बोलूँ ना कि बता ऑस्टिन की फेमस किताब कौन सी थी, तो आप बोलोगे द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, तो ये रट लेना एकदम। इसके बाद जो जॉन ऑस्टिन थे, इनको नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब सा लगता था। इनको ये काफ़ी एम्बिगुअस और मिसलीडिंग सा कॉन्सेप्ट लगता था, क्योंकि नेचुरल लॉ के हिसाब से नेचुरल राइट्स होते हैं हर इंडिविजुअल के पास, जो उसके पास होते ही हैं, भले ही कुछ भी हो, स्टेट के अगेंस्ट वो उनको एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन ऑस्टिन के हिसाब से सारे के सारे राइट्स स्टेट ही आपको देता है। अगर स्टेट ही नहीं होगा और स्टेट ही राइट्स नहीं देगा तो कोई नेचुरल राइट्स नहीं होते इंडिविजुअल के पास, सारे राइट्स स्टेट देता है इंडिविजुअल को ऑस्टिन के हिसाब से। इन्होंने कमांड थ्योरी दी थी लॉ की, जिसका मतलब होता है कि सारा जो लॉ है ना वो कमांड है। इस थ्योरी के हिसाब से जो जितने भी लॉज हैं वो कमांड्स हैं सॉवरेन की, और उन कमांड्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगे, मतलब आपको कोई पेनल्टी या पनिशमेंट या कुछ दे दी जाएगी। तो कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन, ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑस्टिन के हिसाब से लॉ के। ऑस्टिन कस्टम को भी लॉ नहीं मानता। ऑस्टिन के हिसाब से जुडिशियल रिकॉग्निशन जब कस्टम को मिलेगा तभी वो लॉ बनता है, उससे पहले वो लॉ नहीं होता है। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऑस्टिन को कोई मतलब नहीं है कि लॉ क्या होना चाहिए। इंपेरेटिव थ्योरी ओनली कंसिडर्स व्हाट द लॉ इज। ऑस्टिन की फेमस एक सेइंग है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज वन थिंग, इट्स मेरिट और डीमेरिट अनदर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ की हम बात करेंगे ऑस्टिन के हिसाब से, वो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जूरिस्प्रूडेंस का मेन टॉपिक नहीं है डिस्कशन का ऑस्टिन के हिसाब से। इसी लॉजिक पे इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, पर्टिकुलर और जनरल। पर्टिकुलर और जनरल के इस डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली ये है कि पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस तो एक जगह के लीगल सिस्टम की जूरिस्प्रूडेंस होगी, मतलब इंडिया में जो लॉ चल रहे हैं अभी उनके जो वो पूरा लीगल सिस्टम है उसकी अगर स्टडी करोगे तो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में आएगा। लेकिन आप जनरल जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी किन चीज़ों की करोगे, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मॉरलिटी हो गई, अच्छाई बुराई हो गई, बेसिक ह्यूमन नेचर ऑफ मैन हो गया, ठीक है। ये सब जो जनरल चीज़ें हैं ना, ये सब जनरल जूरिस्प्रूडेंस में आएंगे। और पर्टिकुलर मतलब एक प्रॉपर लीगल सिस्टम की स्टडी पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में आएगी। तो ऑस्टिन के हिसाब से ओनली प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस इज पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल कोई स्टडी की इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेन जिसकी स्टडी करनी है अपने को जूरिस्प्रूडेंस में, वो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस की करनी है ऑस्टिन के हिसाब से। तो जूरिस्प्रूडेंस का डिफरेंशिएशन दिया ऑस्टिन ने पर्टिकुलर और जनरल के फॉर्म में। इसके बाद इन्होंने एक और डिफरेंशिएशन किया जो कि इन्होंने किया पॉजिटिव लॉ में और पॉजिटिव मोरालिटी में। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? पॉजिटिव लॉ तो बेसिकली है लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड क्या है? जिसमें तीनों चीज़ें अवेलेबल हो। क्या क्या तीनों चीज़ें? सबसे पहले तो कमांड होनी चाहिए, वो कमांड सॉवरेन की होनी चाहिए, और उस सॉवरेन की कमांड के पीछे एक सैंक्शन होना चाहिए, अगर फॉलो नहीं करो तो कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। तो लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड में दो तरह के लॉ आ जाएंगे, लॉ सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू पॉलिटिकल इन्फीरियर्स, और लॉ सेट बाय मैन इन परसुएंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। तो ये तो वो हो गए जो पॉलिटिकल सुपीरियर्स पॉलिटिकल इन्फीरियर को कमांड देते हैं और उस कमांड के पीछे सैंक्शन होता है, तो ये तो प्रॉपर लॉ हो गया। और लॉ सेट बाय मैन इन परसुएंस ऑफ पॉलिटिकल राइट मतलब कुछ राइट्स दिए जाते हैं ना आदमियों को, तो उन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए वो कुछ कमांड्स देते हैं। तो वो कमांड्स की बैकिंग क्या होती है? उनकी पॉलिटिकल राइट्स जो उनको दिए गए हैं वो उनकी बैकिंग होती है। जैसे मान लो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मैं अगर कुछ कमांड देता हूँ और वो फॉलो उसको करेगा तो वो लॉ माना जाएगा, क्योंकि एज अ फादर मुझे राइट दिए हैं, पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं स्टेट ने, मैं उन्हीं को इन्फोर्स कर रहा हूँ। तो ये हो गया लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। दूसरा हो गया पॉजिटिव मोरालिटी। तो
पॉजिटिव लॉ तो वो चीज़ है जिसको ऑस्टिन ने लॉ माना है, और पॉजिटिव मोरालिटी वो चीज़ें हो गई जो दुनिया में फॉलो होती हैं लेकिन जिनको ऑस्टिन लॉ नहीं मानते। इस पॉजिटिव मोरालिटी में एक तो लॉज नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड आ जाएंगे और एक लॉज बाय एनालॉजी हो जाएंगे। लॉज नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड क्या होंगे? लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड में मैंने आपको क्या बताया था, कमांड होनी चाहिए, सॉवरेन की होनी चाहिए, सैंक्शन से बैकिंग होनी चाहिए। लेकिन लॉज नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड में इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो लॉज नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड हो जाएगा। जैसे मान लो कमांड है लेकिन सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन की कमांड नहीं है, सिर्फ सैंक्शन है और कमांड है, तो वो लॉ नहीं होगा। मान लो कमांड है सॉवरेन की है लेकिन सैंक्शन नहीं है, तो वो लॉ नहीं होगा। तो ये हो गए लॉज नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। लॉज बाय एनालॉजी क्या होते हैं? अब जैसे मान लो कई चीज़ें होती हैं जो लॉज नहीं होती तब भी आप फॉलो करते हो। आप मंदिर जाते हो तो चप्पल उतार के जाते हो, आप डिनर टेबल पे मुंह खोल के खाना नहीं खाते, खाते भी हो गया आप लेकिन अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। बेसिक मैनर्स आप फॉलो करते हो, लाइन में खड़े रहते हो, ये सब इन चीज़ों के पीछे लॉज नहीं है लेकिन आप ये सब फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि ये जनरल सोशल एटिकेट्स हैं, ये फॉलो करने पड़ते हैं। तो इनको ऑस्टिन ने बोला है लॉज बाय एनालॉजी। तो ये भी लोग फॉलो करते हैं, जनरल प्रैक्टिस में फॉलो हो रहे हैं, लॉ की डेफिनेशन में भी कुछ कुछ बैठ रहे हैं। लेकिन ऑस्टिन के हिसाब से क्योंकि कमांड बाय सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन नहीं है लॉज बाय एनालॉजी, तो पॉजिटिव मोरालिटी में आएंगे। इंटरनेशनल लॉ को भी ऑस्टिन पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी मानते हैं क्योंकि ऑस्टिन के हिसाब से सॉवरेन की कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन होना चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ में तो सभी सॉवरेन हैं, उनके ऊपर कोई सुपर सॉवरेन तो है नहीं। तो इंटरनेशनल लॉ भी ऑस्टिन की डेफिनेशन में बैठता नहीं है, तो ऑस्टिन इसको भी पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी बोलते हैं। तो ऑस्टिन के हिसाब से पॉजिटिव लॉ ही लॉ होता है, पॉजिटिव मोरालिटी लॉ नहीं होती। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जॉन ऑस्टिन के बारे में काफ़ी फिलोसफर्स, काफ़ी ज्यूरिस्ट बोलते हैं कि इन्होंने सिर्फ बेंथम की थ्योरीज़ को रीस्टेट करा, कुछ ओरिजिनल ऐसा खास दिया नहीं। और उसका एक रीज़न है। आप ऑस्टिन की और बेंथम की सॉवरेन की डेफिनेशन देखो। ऑस्टिन की सॉवरेन की डेफिनेशन में जब सोसाइटी के बहुत सारे लोग एक हैबिट में होंगे ओबे करने के एक डिटर्मिनेट कॉमन सुपीरियर को, और वो कॉमन सुपीरियर किसी और कॉमन सुपीरियर को ओबे नहीं करता, तो वो हाईएस्ट कॉमन सुपीरियर हो जाएगा और उसे सॉवरेन बोलेंगे। ये ऑस्टिन की डेफिनेशन है। बेंथम के हिसाब से एक इंसान या बहुत सारे इंसान जिसकी विल एक पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी मानती है इन प्रेफरेंस टू द विल ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वही वाली बात हो गई ओबीडियंस की। तो सॉवरेन की डेफिनेशन इनकी सिमिलर है और डिसिमिलर सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे है कि ऑस्टिन की बहुत ज़्यादा नैरो है, बेंथम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और वाइड है। क्योंकि सॉवरेन बहुत ही कम होता है कि एक कॉमन सुपीरियर होता है, बहुत सारा बड़ा एक देश होता है, उसके बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें सॉवरेन की जो पावर होती है बटी हुई होती है हर जगह, पर्सन और असेंबलेज ऑफ पर्सन्स में, ठीक है। तो इधर बेंथम की डेफिनेशन वाइड है, सिमिलर है लेकिन वाइड है। उसके बाद अगर अपन देखें तो बेंथम ने भी जूरिस्प्रूडेंस को एक्सपोजिटरी और सेंसोरियल में डिवाइड किया। एक्सपोजिटरी में इन्होंने बोला कि व्हाट लॉ इज, जो करंट लीगल सिस्टम है जिसकी अपने को स्टडी करनी है, सिमिलर सा सुनाई दे रहा है। सेंसोरियल, व्हाट लॉ ऑट टू बी, जो जनरल ह्यूमन नेचर का और जो ये सारे नेचुरल लॉ की जो बकवास होती है पूरी मॉरलिटी वगैरह और ये सब क्या लॉ होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, वो सब सेंसोरियल में। ये किस चीज़ के सिमिलर लग रहा है? एक्सपोजिटरी हो गई पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल एक तरह से हो गई जनरल जूरिस्प्रूडेंस, जो ऑस्टिन ने भी डिवाइड किया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन सिमिलर हैं, क्योंकि बेंथम ने भी उसी तरह से अपनी थ्योरीज फॉर्मुलेट की थी जिस तरह से ऑस्टिन ने की थी और बेंथम ने ऑस्टिन से पहले की थी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑस्टिन ने कोई काम ही नहीं करा, लेकिन एक तरह से इंस्पिरेशन बेंथम से ली है। तो बेंथम के बारे में अगर और पढ़ें तो बेंथम ने एक्सपोजिटरी को अथॉरिटेटिव और अनअथॉरिटेटिव में डिवाइड किया था। अथॉरिटेटिव जो लेजिस्लेटिव पावर से आती है, जैसे पार्लियामेंट से आती है, अनअथॉरिटेटिव जो टेक्स्ट बुक से आती है, जैसे अपने काफ़ी बार पर्सनल लॉज में रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स लेते हैं, ठीक है, वो भी अनअथॉरिटेटिव एक्सपोजिटरी के अंडर में फॉल करेगा। फिर उसके बाद बेंथम ने भी ऑस्टिन के जैसे ही नेचुरल लॉ को बहुत ही मतलब डिसरिगार्ड कर दिया उन्होंने। उनको ये डिवाइन और गॉड गिवन और ये सारा जो फंडा था ना, ये बैठता नहीं था, इनका सेंस नहीं बनता था। उन्होंने नेचुरल लॉ को बोला कि नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। स्टिल्ट्स क्या होता है? कोई वो दो डंडों पे आदमी चलता है ना, कई बार जोकर होकर सर्कस वगैरह में करतब दिखाते हुए, तो वो दो डंडों को स्टिल्ट्स बोलते हैं। तो नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट मतलब ऊंचाई पे नॉनसेंस ही है। तो बेंथम को भी नेचुरल लॉ कुछ खास पसंद नहीं था। इस मामले में ऑस्टिन और बेंथम की सोच एकदम मिलती थी। बेंथम एक्चुअली ज़्यादा पॉपुलर यूटिलिटेरियनिज्म के लिए थे, क्योंकि वही फाउंडर थे यूटिलिटेरियनिज्म के। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? मैक्सिमम प्लेजर टू मोस्ट। यूटिलिटेरियनिज्म बेस्ड है हेडोनिज्म के प्रिंसिपल पे। हेडोनिज्म का मतलब होता है परस्यूट ऑफ प्लेजर, कि आप
प्लेजर की तरफ जाते हो, आपका ऑब्जेक्टिव प्लेजर ही होता है हमेशा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। हेडोनिज्म का प्रिंसिपल ये बोलता है। हेडोनिज्म के प्रिंसिपल और यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम ने एक फार्मूला बनाया, जिस फार्मूले को बोला जाता है यूटिलिटेरियन कैलकुलस या फिर फिलोसॉफिक कैलकुलस या हेडोनिस्टिक कैलकुलस, इनमें से ये सभी इसी के नाम है, ठीक है। तो इसमें 7 फैक्टर बताए बेंथम ने, और उन्होंने बताया कि ये 7 फैक्टर को साथ में अपन पूरा जोड़ के कैलकुलेट करेंगे कि कोई चीज़ कितना प्लेजर दे रही है। जो प्लेजर है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो कितने सर्टन है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, वापस मिलने का क्या चांस है, कितना प्योर होगा और कितने लोगों को मिलेगा। ये सारे सातों के सातों जब अपन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे साथ में, तो अपन प्लेजर का एक रेटिंग निकाल सकते हैं बेसिकली। उस रेटिंग के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे क्या हमको डिसीजंस लेने हैं एज लॉ मेकर्स, क्या नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ये एक इनका यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है बेंथम का, बहुत ही फेमस, तो ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद बेंथम को पहला इंसान माना जाता है जिन्होंने टर्म इंटरनेशनल लॉ यूज़ किया। इसको अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना रट लो कि इंटरनेशनल लॉ का जो टर्म है वो पहली बार बेंथम ने यूज़ किया था। बुराई करते हुए अच्छाई करते हुए कोई मतलब नहीं है, टर्म इन्होंने पहले यूज़ किया था। उसके बाद इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ध्यान रखना ऑस्टिन की कौन सी किताब थी? प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। यहाँ पे कौन सी किताब है? लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। उसके बाद इनकी किताबें हैं एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ लॉज इन जनरल। और जो इनकी ये वाली किताब है ना, ऑफ लॉज इन जनरल, ये बाद में वापस रिपब्लिश हुई थी और उसके एडिटर थे अपने एच.एल.ए. हार्ट। हाँ, वही अपने वाले एच.एल.ए. हार्ट जिनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं एच.एल.ए. हार्ट से। एच.एल.ए. हार्ट ऑस्टिन और बेंथम के काफ़ी टाइम बाद फील्ड में आए थे, लेकिन उन्होंने ऑस्टिन और बेंथम के ऊपर काफ़ी अपनी थ्योरीज लिखी और काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ करा, अप्रिशिएट करा, मतलब उनकी थ्योरीज पे काफ़ी काम किया। एक डिफरेंस जो फंडामेंटल था एच.एल.ए. हार्ट और ऑस्टिन और बेंथम में, कि ये मानते थे कि लॉ पर जो अपना मोरालिटी और जो नेचुरल लॉ स्कूल वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन बहुत कम है। इन्होंने बोला इन्फ्लुएंस है लेकिन एकदम मिनिमम है, मतलब कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसीलिए इन्होंने मोरालिटी का जो इन्फ्लुएंस है लॉ पे, उसे बोला द मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ। ये टर्म इन्होंने यूज़ किया था। He believed that morality had an influence on law and he called this the minimum content of natural law। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये minimum content of natural law किसने बोला है, क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनके फेमस वर्क्स हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज के बारे में बताया, वो अपन डिस्कस करेंगे। कॉजेशन इन लॉ इनकी किताब है, लॉ लिबर्टी एंड मोरालिटी इनकी किताब है। उसके बाद इनने एसेज ऑन बेंथम एक पब्लिश करी थी। इन्होंने ऑस्टिन पे भी काफ़ी बात करी, और जैसा कि मैंने बताया ऑफ लॉज इन जनरल के इनकी एडिटरशिप में ऑफ लॉज इन जनरल बेंथम की किताब वापस रिपब्लिश भी की गई थी। तो इनका काफ़ी रिलेशन है बेंथम और ऑस्टिन से। हार्ट अग्री करते हैं अपनी बुक में, कौन सी बुक में? कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में, कि लॉ एक ऑब्लिगेशन है। बेंथम के हिसाब से लॉ ऐसा नहीं है कि नेचुरल लॉ से आया, वही नेचुरल लॉ थ्योरी जो बोलती है कि ऊपर से आया सबको फॉलो करना चाहिए, बोले नहीं, वो एक सिंपल ऑब्लिगेशन है जो आपके कंडक्ट को नॉन ऑप्शनल बनाता है, ठीक है, या ऑब्लिगेटरी बनाता है। अब जैसे आईपीसी एक ऑब्लिगेशन है, इंडियन पिनल कोड एक ऑब्लिगेशन है जिसमें दिया गया है कि आप मर्डर नहीं कर सकते, तो ये नॉन ऑप्शनल नहीं है कि कोई करना चाहे तो कर ले, कोई नहीं कर सकता। ऑप्शनल कैरेक्टर नहीं है लॉ का, ऑब्लिगेटरी भी है कि नहीं करना तो नहीं करना मर्डर, ठीक है। तो लॉ हार्ट के हिसाब से इज़ एन ऑब्लिगेशन। मगर वो ऑस्टिन की जो थ्योरी है जिसमें ऑस्टिन लॉ को हमेशा कमांड बताते हैं, उससे एकदम डिसएग्री करते हैं, इसीलिए इन्होंने ऑब्लिगेशन टर्म यूज़ किया। ऑस्टिन से ये कैसे डिसएग्री करते हैं, इन्होंने पॉइंट्स में बताया कि ऑस्टिन से क्यों डिसएग्री करते हैं। नंबर 1, इनके हिसाब से ऑल लॉज आर नॉट ऑर्डर्स बैक्ड अप बाय थ्रेट्स। ऑस्टिन के लॉज के हिसाब से क्या था कि हर लॉ एक कमांड है जो सॉवरेन ने दी है और उसके पीछे एक सैंक्शन है। तो इनने बोला कि सारे लॉ ना तो कमांड होते हैं और ना उनके पीछे कोई सैंक्शन होता है। काफ़ी लॉज होते हैं जिनके पीछे कोई सैंक्शन नहीं होता और वो कमांड भी नहीं होती। समटाइम्स लॉज कन्फर्स पावर्स, मतलब राइट गिविंग जो लॉज होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे सैंक्शन नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स के लॉज ही नहीं है, ठीक है। तो ये इनका एक वैलिड पॉइंट पहला। दूसरा कि कई बार आप फॉलो नहीं करते हो जो लॉ है तो सैंक्शन नहीं होती। सैंक्शन क्या होता है? पनिशमेंट। अब जैसे मान लो आप लॉ है सुसाइड नहीं करना, आपने कर लिया,
तो फिर क्या सज़ा देंगे आपको? नहीं दे सकते ना। विल बनाना, मुस्लिम्स में विल में 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे के जाना मना है, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, मर गया, मैं विल में 90% प्रॉपर्टी विल में दे के चला गया, क्या हुआ? कोई सैंक्शन हुआ? मेरे नलिटी हो गई, वो जो मैंने विल लिखी वो नल एंड वॉइड हो गई, ठीक है, उसको माना नहीं जाएगा, लेकिन कोई सैंक्शन थोड़ी ना था। तीसरा एग्जांपल लो, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने वो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है फॉलो नहीं करी, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे को वो सज़ा नहीं मिल रही, बस वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो कई बार लॉ नहीं फॉलो करने का रिपरकशन नलिटी होता है, हमेशा सैंक्शन नहीं होता। तीसरी चीज़, कस्टम्स भी हमेशा लॉ होते हैं और कस्टम्स ऑर्डर नहीं होते, ठीक है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। कस्टम तो किसी ने नहीं ऑर्डर करा, लेकिन फॉलो हो ही रहे ना लॉ के जैसे। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ ओबीडियंस, ऑस्टिन के हिसाब से एक सॉवरेन होता है और उससे कंटिन्यूस ओबीडियंस होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सॉवरेन चेंज होते रहते हैं, नया सॉवरेन आता है, पुराना मर जाता है, बहुत सारे लोग सॉवरेन बन जाते हैं, सॉवरेन की पावर बटी हुई होती है। तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सॉवरेन से कंटिन्यूटी ऑफ ओबीडियंस है, जैसा ऑस्टिन बोलते हैं। उन्होंने बोला कोई कंटिन्यूटी ऑफ ओबीडियंस नहीं है सॉवरेन के, कभी होती है कभी नहीं होती है। तीसरी चीज़, ऑस्टिन का जो नोशन ऑफ सॉवरेनिटी है वो डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑस्टिन का सॉवरेन के पास अनलिमिटेड पावर होती है, और हार्ट के हिसाब से अनलिमिटेड पावर जैसी चीज़ प्रैक्टिकल होती ही नहीं है, अनसस्टेनेबल होती है, पूरा वो सिस्टम काम कभी ज़्यादा टाइम करता ही नहीं है अनलिमिटेड पावर वाला, जहाँ पे एक सॉवरेन के पास अनलिमिटेड पावर हो, पावर हमेशा बटी हुई होती है। तो ये इन्होंने ऑस्टिन की पूरी थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया था, और एक तरह से ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इनकी क्या विचारधारा है, वो भी इससे अपने को पता पड़ रही है। हार्ट के हिसाब से लॉ कंसिस्ट्स ऑफ रूल्स विच आर ऑफ ब्रॉड एप्लीकेशन एंड नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर, बट विच आर एट द सेम टाइम अमेनेबल टू फॉर्मलाइजेशन, लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेशन। तो बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि दो तरह के रूल्स होते हैं, एक होते हैं जो ड्यूटीज़ लेट डाउन करते हैं, ठीक है, एक रूल होता है जो आपको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आपके पास राइट है क्या नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताता है। दूसरे जो तरह के लॉज होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी रूल्स। वो क्या होते हैं? वो प्राइमरी रूल्स, नए प्राइमरी रूल्स कैसे जोड़ने हैं, प्राइमरी रूल्स चेंज कैसे करने हैं, प्राइमरी रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी रूल्स गवर्न करते हैं। प्रोवाइड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्राइमरी रूल्स और ऑल्टरिंग और रिमूविंग देम। ये किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है रूल ऑफ रिकग्निशन, कि कौन से प्राइमरी रूल्स को रिकग्निशन दिया जाएगा, कौन से नए प्राइमरी रूल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो उनको मान्यता कौन देगा, तो रूल ऑफ रिकग्निशन। रूल ऑफ चेंज, चेंज कैसे होगा, जो प्राइमरी रूल है, अभी मान लो कोई लॉ है, उस लॉ को हमको चेंज करना है, तो रूल ऑफ चेंज से हम उस रूल को चेंज करेंगे। रूल ऑफ एडजुडिकेशन, अगर जो कानून की बात आती है तो एडजज कौन करेगा, मतलब वो जो जजेस के पास जो पावर होती है, तो वो रूल ऑफ एडजुडिकेशन हो गया। और सैंक्शन इम्पोजिंग रूल, मतलब आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या आप पे रेपरकशन होगा, तो ये हो गया सैंक्शन इम्पोजिंग रूल। तो प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल में इनने डिफरेंशिएट किया था लीगल रूल्स को। उसके बाद हार्ट एक और चीज़ के लिए फेमस है, प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स तो इनकी मेन थ्योरी है, लेकिन ये फेमस हैं हार्ट फुलर डिबेट के लिए। फुलर कौन थे? लॉन एल फुलर। ये एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब ये नेचुरल लॉ स्कूल से बिलोंग करते थे, नेचुरल लॉ स्कूल में मानते थे, और हार्ट मानते थे पॉजिटिविज्म में, मतलब एनालिटिकल लॉ स्कूल में। तो ये जो हार्ट फुलर डिबेट है, ये है पॉजिटिविस्ट वर्सेस नेचुरलिस्ट की डिबेट। तो ये डिबेट का बेसिक जिस्ट तो पहले आप सुन लो कि फुलर साहब बोलते थे कि मोरालिटी और लॉ इंटर रिलेटेड चीज़ें, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, और हार्ट ने बोला था कि उनको आप अलग अलग कर सकते होंगे, पॉजिटिव स्कूल तो मोरालिटी में इतना मानता नहीं है ना। तो इनकी डिबेट कुछ इस तरह की थी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एग्जैक्ट बातें बोली है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हार्ट जो टीम पॉजिटिविस्ट थे, उनने बोला था कि कोई मॉरल कंसिडरेशन लॉ में रखने की जरूरत ही नहीं है, लॉ इज़ लॉ एज इट इज़, अगर उसको ओबे करना है या नहीं करना ये एक मॉरल क्वेश्चन है, लेकिन वो मॉरल नहीं है इसलिए लॉ ही नहीं है, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि अगर आप लॉ को मोरालिटी के बेसिस पे जज करोगे तो मतलब गलत बात हो जाएगी। वो लॉ को लॉ की तरह मानो, उसको मानना है कि नहीं मानना, ये एक मॉरल क्वेश्चन है, ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन नहीं है। तो फुलर जी ने बोला कि लॉ तब तक लॉ होता ही नहीं है जब तक वो बेसिक कोड फॉलो नहीं करता, ठीक है, और वो बेसिक कोड एथिकल वैल्यूज़ पे बेस्ड नहीं होता, रैशनैलिटी पे बेस्ड होता है, कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है, लेकिन बेसिक कोड होता है। जैसे जो नाजी रजीम में जो लॉज बने थे, जेनोसाइड कर दो, जूस को मार दो, ठीक है, वो एकदम ही रैशनैलिटी थी नहीं, उनमें कोई लॉजिकल बात ही नहीं थी, ठीक है। तो जो हिटलर ने नाजी लॉज बनाए थे वो क्या फॉलो कर लेने चाहिए थे, फुलर ने पूछा। या फिर अपार्थाइड के जो लॉज हैं,
कि जो ब्लैक्स के साथ गलत ट्रीटमेंट होता था, या फिर इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो अपने लोअर कास्ट है उनके अगेंस्ट जो गलत ट्रीटमेंट होता था, लीगली होता था ना पहले वो लॉज को लॉ मान लेना चाहिए, लीगल वैलिड लॉ मान लेना चाहिए उस टाइम पे, ऐसा इन्होंने पूछा। तो हार्ट ने बोला कि देखो नाजी रजीम तो एक एक्सेप्शन टाइप हो गया, लेकिन अगर आप मोरालिटी को डालना चाहो भी तो मोरालिटी है क्या, वो डिफाइनेबल ही नहीं है। तो आप एक ऐसी नॉन डिफाइनेबल चीज़ को मॉरल एलिमेंट जो कि है वैलिडिटी ऑफ लॉ डिसाइड करने में अगर यूज़ करते हो तो कैसे करोगे, क्योंकि जब मॉरलिटी की खुद की डेफिनेशन नहीं है तो आप लॉ को कैसे जज करोगे मॉरलिटी पे कि वो मॉरल है कि नहीं है। तो इस चीज़ पे फुलर ने बोला कि देखो एक डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन तो लॉ की भी नहीं हो सकती, ये वाली जो बात है ना स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ लॉ की भी नहीं हो सकती, है तो पॉजिटिविस्ट मानते नहीं। पॉजिटिविस्ट तो एकदम ढंग से डिफाइन करने की ट्राई करते रहते हैं उसको, ये एब्स्ट्रैक्ट लॉ की डेफिनेशन नेचुरल लॉ स्कूल वाले रखते हैं, तो इन्होंने यही कंटेंशन दिया। और मोरालिटी की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो फुलर के हिसाब से कोई प्रिसाइज डेफिनेशन लॉ की भी नहीं होती और मोरालिटी की भी नहीं होती, तो पॉइंटलेस है कि आर्ग्यू करो आपकी अलग अलग हैं, दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो लॉ और मोरालिटी अलग अलग चीज़ें हैं। तो कुछ पॉइंट्स एच.एल. हार्ट के बहुत अच्छे थे, कुछ पॉइंट फुलर जी के भी बहुत अच्छे थे, और इन दोनों ने अपने पॉइंट अपनी डिबेट में रखे हार्वर्ड लॉ रिव्यू में, ठीक है, और वहाँ पे पब्लिश हुआ था ये 1958 के अंदर। तो ये डिबेट में तो आपको जिस टीम में भी जाना है आपका डिसीजन है वो तो, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि 4 मिनट में क्या मस्त समझा दिया ना एकदम जिस्ट में, क्योंकि हार्ट फुलर डिबेट सबको पता है कि कुछ डिबेट हुई थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुई थी बहुत जनों को नहीं पता, भूल जाते हैं, तो अब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं केल्सन जी की, हांस केल्सन। इनकी थ्योरी एकदम ही अलग थी। किस तरह से अलग थी? इन्होंने दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में इन्होंने बताया था कि एसेंस ऑफ लॉ क्या होता है, क्या चीज़ किसी चीज़ को लॉ बनाती है, वो इन्होंने थ्योरी में बताया था। इनकी किताब का नाम भी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ही था, तो कभी क्वेश्चन आया तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ केल्सन की है। केल्सन ने लॉ को काफ़ी डिफरेंटली इंटरप्रेट करा। उन्होंने इसको कमांड नहीं माना ऑस्टिन की जैसे, उन्होंने इसको ऑब्लिगेशन भी नहीं माना, उन्होंने इसको माना डायरेक्शंस। ऑफिशियल्स को जो डायरेक्शन दी जाती हैं उसे लॉज इन्होंने माना। उन्होंने बोला कि एक लीगल नॉर्म, ये जर्मनी में थे, वहाँ पे नॉर्म का मतलब होता है प्रिंसिपल, फंडामेंटल चीज़ जो फॉलो होती है। लीगल नॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एक्ट इज कैरिड आउट मेक्स द एक्ट लीगल। अगर कोई नॉर्म है वो चीज़ कैसे होनी चाहिए उस पर, तो वो उसको वैलिड बनाता है। और हर नॉर्म अपनी वैलिडिटी कहाँ से लेता है? एक दूसरे नॉर्म से, ठीक है। तो जैसे मान लो ये नॉर्म है, ठीक है, ये नॉर्म अपनी वैलिडिटी लेगा एक और नॉर्म से, वो अपनी वैलिडिटी लेगा एक और नॉर्म से, ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? नॉर्म से वैलिडिटी लेने का, ये जाएगा ग्रैंड नॉर्म तक। फाइनली ये जो नॉर्म है ये एक ग्रैंड नॉर्म से अपनी वैलिडिटी लेंगे। तो ये ग्रैंड नॉर्म फंडामेंटल नॉर्म होता है। ये भी केल्सन जी ने ही बताया कि ग्रैंड नॉर्म जो फंडामेंटल नॉर्म, मतलब ग्रैंड नॉर्म का जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है फंडामेंटल, जो सारे नॉर्म्स को वैलिडिटी देता है। तो इंडिया में ग्रैंड नॉर्म क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हर चीज़ को वैलिडिटी देता है, तो वो हो गया ग्रैंड नॉर्म सबसे ऊपर, हायरार्की में सबसे ऊपर। हैरिस बोलते हैं कि ग्रैंड नॉर्म इज द हाइपोथेसिस व्हिच क्लोजेज अप द आर्क ऑफ लीगल लॉजिक। मतलब सब कुछ एकदम राउंड सर्कल आ जाता है ना कि इस नॉर्म से हर चीज़ को वैलिडिटी है, तो वो सारा लूप क्लोज कर देता है। केल्सन को बोला जाता है डबली प्योर, क्योंकि इन्होंने मॉरल कंसिडरेशन भी नहीं दी अपने इसमें थ्योरीज में, मतलब लॉ को कोई मॉरल कंसिडरेशन नहीं है। जो नॉर्म है और नॉर्म की वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म से, और ग्रैंड नॉर्म जो है सही है गलत है हमको नहीं पता है। और दूसरी चीज़ इन्होंने सोशियोलॉजिकल और ये मतलब हिस्टोरिकल, इन सारी चीज़ों को भी कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। इन्होंने एकदम प्योरली लॉ को लॉ की तरह इंटरप्रेट करा, तो केल्सन इज नोन टू बी डबली प्योर। तो गाइज ये हो गया हमारा एनालिटिकल लॉ स्कूल कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, या शायद यहाँ पे होगा, यहीं पता नहीं, कहीं नीचे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।